सही है। सो दिस इज़ पोर्टफोलियो की फ़ाइनल प्रेप हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पास सवाल है कि एक इन्वेस्टर है जो यूबीएल फंड में पैसे डाल रहा है 50 टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ये टोटल कैपिटल आ गया इन 5 स्टॉक्स। सही, ये स्टॉक्स आ गए, ये टोटल कैपिटल है। ये उन्हीं टोटल कैपिटल का रेशियो प्रोपोर्शन बना हुआ है कि भाई स्टॉक 1 में 600, स्टॉक 2 में 200, स्टॉक का बीटा गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है और मार्केट का रिटर्न गिवन है। तो सही है। सबसे पहले और अच्छा रिस्क फ्री रेट भी गिवन है। तो सबसे पहले यू हैव टू कैन मेक द SML लाइन। ओके, लेट्स मेक द SML लाइन। तो सबसे पहले what you do is that you use this formula, that you calculate the expected market return. Okay, and how do you calculate market return? Expected market return is that you multiply this probability with this and you add all of them. So this is how you get your expected market return. Market return आ जाएगा आपके पास। सही है। This will be your expected market return. Step 2 is to use CAPM model to find the required return. So this was your expected return. तो सेकेंड स्टेप इज फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न। तो आपने आपका ये स्टॉक था, ये स्टॉक के बीटा थे, RM आपके क्वेश्चन में गिवन था। RM आपने निकाला, रिस्क मार्केट रेट ये यहाँ से निकाला आपने, और आपने इस वाले फार्मूला में ये सब कुछ वैल्यूज एक एक करके पुट की। सब कुछ सेम था, बस बीटा अलग होते जा रहे थे। ओके, तो इसके साथ ना आपके पास ये सारे आ गए आपके पास ना CAPM मॉडल के थ्रू आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया ऑफ ऑल द स्टॉक्स। सही है। अब आपको SML बनानी है ना, तो SML ना हमेशा याद रखना, SML ना दो चीज़ों का रिलेशनशिप होता है। Y एक्सिस पे आपका RI आता है विच इज़ आपका रिक्वायर्ड रिटर्न, और X एक्सिस पे आपका बीटा आता है। सही है। That is why we took out required return. So step 1 is that you calculate expected return by multiplying the market and the probability, and you add all of it, and that's how you get your market return, expected market return. Then you calculate your required return using CAPM model. आपके पास ये बीटा आ गया, या RI आ गया, आपने प्लॉट की वैल्यूज, एंड दिस इज़ हाउ यू गेट योर SML लाइन। तो आपका पार्ट है प्लॉट दिस SML लाइन हो गया। अब the calculate the UBL fund required rate of return. UBL fund का required rate of return टोटल में कैलकुलेट करना है, सबका टोटल में कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमने तो अभी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है सबका अलग अलग स्टॉक का निकाला है ना। स्टॉक 1 का ये, स्टॉक 2 का ये, स्टॉक 3 का ये, स्टॉक 4 का ये, स्टॉक 5 का ये। तो अब हमें सबके साथ में निकालना है। ओके, आपके पास RM भी है, RF भी है। तो लेकिन आपके पास देखें अगर आप गौर से देखें, आपके पास बीटास जो है ना वो अलग अलग स्टॉक्स के गिवन है। पोर्टफोलियो का बीटा नहीं गिवन, स्टॉक का बीटा गिवन है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा इज़ बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सबमिशन इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय बीटा। मतलब अब ये स्टॉक A है, स्टॉक ए में से 600 डाल देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 1420 थी, स्टॉक A का जो था 0.8 था। इसी तरह B का कर लिया, इसी तरह C का कर लिया, D का कर लिया और E का कर लिया, इसी तरह आपने ऐड कर दिया। ऐड करोगे आपके पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। जैसे जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सिंपल, बहुत सिंपल है। बीटा ऑफ देखो ना, ये स्टॉक के बीटास गिवन है, आपने बस ये फार्मूला यूज़ किया and you submit, you add all of it for every stock and you get your beta of portfolio. This is your total investment and this is your investment for each stock. That's how you get your beta of portfolio. अब हमारा क्वेश्चन क्या, हमें क्या फाइंड करना था? We had to find UBL का स्टॉक फंड। ओके, UBL फंड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो यूज CAPM मॉडल अगेन, we have the risk free return, we have the beta of the portfolio, we use market rate, मार्केट का जो हमने निकाला है 20.4, जो हमने पार्ट A में यहाँ पे निकाला था ये वाला, क्योंकि ये देखो ना ये भी सारे पोर्टफोलियोज़ को मिला के लिया गया है। एंड यू कैलकुलेट, यू गेट योर UBL फंड का रिक्वायर्ड रिटर्न। ओके।
परसेंटेज में वैल्यूज तो तभी परसेंटेज में आंसर आया। अगर मैं इसको परसेंटेज के 0.006 करता और कोई यहाँ पे कुछ और लिखता, यहाँ पे मतलब 0.204 लिखता, माइनस 0.006 लिखता, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करता, मतलब बेसिकली ये परसेंटेज का ख्याल रखना। बाकी कैपएम मॉडल आई एम श्योर तुम्हें आता होगा। आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, यही है ना, एग्जैक्टली यही है। दैट्स इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ना यार खुद ही कर लेना प्रोबेबिलिटी, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 के वो थे ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना उस जो मिड टर्म का चैप्टर नंबर 1 था ना, उसी से है सही क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मूलाज मैं एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेता हूँ फिर भी। अच्छा ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, जो सर ने इस दफ़ा दिया है, तो और जो क्वेश्चन नंबर जो मिड टर्म में क्वेश्चन था ना वो सेम है, बट इतना सर ने ना इसमें ना सारे ये वाला हिस्सा नहीं दिया हुआ, ये वाले कैलकुलेशन के पार्ट्स दिए हुए, ये वाले नहीं दिया हुआ, तो ये सिर्फ एक रिवीजन है। सबसे पहले HPR का फार्मूला है एंडिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू, HP/R माइनस 1। मीन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द रिटर्न डिवाइड बाय n। आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, दैट यू कैलकुलेट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, not your mean return but your expected return, you multiply it by the weightage of the stock, then you sum it all up, तो then you get your portfolio return। ओके, जो सर ने क्वेश्चन में दिया हुआ है that is your just wait a second please, that is your portfolio, that is your expected return। ओके, so expected return का फॉर्मूला क्या है, that you multiply the return with probability, and you sum it all up to every return and multiply by probability, you sum it all up, that's how you get your expected return। जैसे आपने पोर्टफोलियो रिटर्न में एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय वेट किया तो पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया था, इसी तरह आप एक्सपेक्टेड रिटर्न आप निकाल सकते हो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर, और सबका समीशन टेबल बना के ये जो किया था हमने। कोवेरिएंस क्या है, समीशन R माइनस ER ऑफ वन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय R माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अनदर स्टॉक डिवाइड बाय n माइनस 1। ओके, तो इसमें देखो स्क्वायर भी नहीं है इसमें स्क्वायर, और इसमें प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, सही है। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, SD डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, आपने वेरिएंस कैलकुलेट कर दी, वेरिएंस का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास एक्सपेक्टेड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला समझते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका अगर वेरिएंस होगा तो स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट कट जाएगा, सही है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल्स टू वेट ऑफ फर्स्ट स्टॉक, इसका स्क्वायर, इसका वेरिएंस का स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस वेट का स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब आपका वेरिएंस ही हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस ही होता है, प्लस 2W1 मतलब वेट 1 वेट 2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस 1 एंड 2, सही है। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन ऑफ R एंड 1 और 2 मतलब स्टॉक 1 और 2 डिवाइड बाय उसका फॉर्मूला ये है, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक 1 एंड 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 1 एंड 2। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3 पोर्टफोलियो का ढूंढना हुआ तो आप क्या करोगे, सही है। तो आप यही वेट 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर और विथ इस वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेट 3 का, सही आपने कर लिया। 2 वेट 1 का मतलब यही, फिर आप क्या करोगे, वेट 1 वेट 2 कोवेरिएंस 1 और 2, वेट 2 वेट 3 कोवेरिएंस 2 और 3, फिर वेट 1 और वेट 3 कोवेरिएंस 1 और 3, मतलब आप सबका एक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 स्टॉक्स का, सही है। ये आपका क्वेश्चन 2 इस तरह से दिख रहा था। इसमें आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहे थे, जो आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो सम करोगे तो आपका x का रिटर्न आ जाएगा, भाई आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y का रिटर्न आ जाएगा। जो मैं कैलकुलेटर बताया था इस तरह भी हो सकता है वो।
और कैलकुलेटर कितना ना वीडियो ज़रूर देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको निकाल लो, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब कौन सा रिस्की है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगी वो ज़्यादा रिस्की है ना, ऑफ कोर्स। जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तुम क्या कहते हैं इसके वो कर लेना, मैंने भी नहीं किया अभी तक, मुझे भी करनी है इसका वो करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। क्या ये हाई होता है तो उसका मतलब रिस्क ज़्यादा होता है या कम होता है, इसको तो फ़ौरन सर्च कर लेना जब भी वीडियो देखो। अब हम क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास 2 रिस्क फैक्टर्स गिवन है, सही है, ऑफ स्टॉक 1 एंड स्टॉक 2 ऑफ 2 सिक्योरिटीज़ ए एंड बी। फैक्टर्स 2 हैं और ए और बी के। ये आपका लैम्डा नॉट है, लैम्डा का मतलब है रिस्क प्रीमियम, और ये आपका रिस्क फैक्टर है, सही है। तो सबसे पहले ना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर बोथ सिक्योरिटीज़ ढूंढना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है बोथ सिक्योरिटीज़ का। तो उसका फॉर्मूला सिंपल होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वाई वन बीटा वन, वाई मतलब लैम्डा, सॉरी, लैम्डा 2 बीटा 2, और जितने लैम्डाज होंगे उसको लैम्डा मल्टीप्लाई बीटा। तो जो लैम्डा नॉट है ना वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बाकी सारे लैम्डा उसके बीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे अगर लैम्डा 1 है तो ए 1 से हो रहा है। अब जैसे फर्स्ट स्टॉक ए, अगर हम स्टॉक ए करते हैं, सही है। अब देखो लैम्डा नॉट 0.05 है, यहाँ से आ गया 0.05। लैम्डा 1 और बीटा 1, लैम्डा 1 और बीटा 1, देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए वाला लेंगे, प्लस 0.04 लैम्डा 2 ऑफ बीटा 2 1.4, देखो ए लिखा हुआ है तो 1.4 लिया, इसी तरह उसको प्लस किया तो स्टॉक ए आ गया आपका। इसमें देखो परसेंटेज में नहीं है तो उसको परसेंटेज में किया है। अब देख परसेंटेज का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखना है यार, याद से ख्याल रखना है। अगर मतलब कैलकुलेटर में अगर परसेंटेज मतलब अगर सवाल में परसेंटेज हो तो कैलकुलेटर परसेंटेज ज़रूर डालना, सही है। कैलकुलेटर में डालना है, कैलकुलेटर उसी हिसाब से उसको सॉल्व करे। अब स्टॉक बी है। अब ये बात याद रखो, जो जैसे वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, रिटर्न हो गया, ये परसेंटेज में ही होता है, और ये 20-30% है, ऐसा नहीं है कि 300% तुम्हारा आ रहा हो, ये भी ख्याल करना। अब जैसे अब हम स्टॉक बी का पार्ट ए पर है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर बोथ सिक्योरिटी। अगर हम स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना चाह रहे हैं तो देखो लैम्डा नॉट आ गया, ये लैम्डा 1 है, और ये बीटा 1 ऑफ स्टॉक बी 1.6 ये वाला आया है। देखो ये लैम्डा 2 है पर स्टॉक 2 इसका आया है, देखो बीटा 2 बी का आया है 2.25, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब अपना आपका दूसरा सवाल है, दैट इज़ कि सपोज सिक्योरिटीज़ करंट प्राइस गिवन है सिक्योरिटी ए की, और बी की भी करंट प्राइस गिवन है, और उसका डिविडेंड गिवन है। अगर डिविडेंड ये हो रहा है तो ना आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो पी नॉट इज़ ना योर करंट प्राइस, ओके, करंट प्राइस पी नॉट आपके पास गिवन है। P1 क्या है, P1 इक्वल्स टू आपका प्राइस नेक्स्ट ईयर, प्राइस नेक्स्ट ईयर। तो ये प्राइस नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है, तो प्राइस नेक्स्ट ईयर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत लंबा हुआ है, इसको सिंपल टर्म्स में ना हम इस तरह से करेंगे। हम सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, P1 इक्वल, ये सब कुछ काट दो, ये फजूल है, P1 इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस ई आर वही जो आपने माइनस डिविडेंड, यही ई आर जो आपने ना एक्सपेक्ट उसमें निकाला था, सही है। अब देखो 22.5 आपके पास आपका पी नॉट, आपको P1 निकालना है ना, P1 निकालना है। तो ये पी नॉट के पास गिवन था, मतलब टुडेज़ प्राइस गिवन थी 1 प्लस ई आर, ये स्टॉक ए की ई आर निकालता मैं पार्ट ए में, उसको माइनस किया 0.75 से, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका पास। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला आगे भी आएगा, देख लो इसको एक दफ़ा फिर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में ना सर ने असल में ना 3 क्वेश्चंस दिए हैं मिला के। सर ने भाई पहले का है 9.8 को समझो, और इसी तरह ना आपके पास ना दूसरे जो क्वेश्चन है ना वो आपके पास समझ आ जाएंगे। 9.8 को समझते हैं यहाँ पर। अच्छा ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, जो सर ने इस दफ़ा दिया है, तो और जो क्वेश्चन नंबर जो मिड टर्म में क्वेश्चन था ना वो सेम है, बट इतना सर ने ना इसमें ना सारे ये वाला हिस्सा नहीं दिया हुआ, ये वाले कैलकुलेशन के पार्ट्स दिए हुए, ये वाले नहीं दिया हुआ, तो ये सिर्फ एक रिवीजन है। सबसे पहले HPR का फार्मूला है एंडिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू, HP बाय HPR माइनस 1। मीन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द रिटर्न डिवाइड बाय n। आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, दैट यू कैलकुलेट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न
not your mean return but your expected return, you multiply it by the weightage of the stock, then you sum it all up, तो then you get your portfolio return. Okay, जो सर ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, that is your just wait a second please, that is your portfolio, that is your expected return. Okay, so expected return का formula क्या है, that you multiply the return with probability, and you sum it all up. To every return and multiply by probability, you sum it all up. That's how you get your expected return. जैसे आपने पोर्टफोलियो रिटर्न में एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय वेट किया तो पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया था, इसी तरह आप एक्सपेक्टेड रिटर्न आप निकाल सकते हो. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर और सबका समेशन टेबल बना के किया जो किया था हमने. कोवेरिएंस क्या है, समेशन आर माइनस ई आर ऑफ वन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अनदर स्टॉक डिवाइड बाय n माइनस वन. ओके, तो इसमें देखो स्क्वायर भी नहीं है इसमें स्क्वायर, और इसमें प्रोबेबिलिटी भी नहीं है. सही है. कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, एस डी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, आपने वेरिएंस कैलकुलेट कर दी, वेरिएंस का आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास एक्सपेक्टेड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. अब पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला समझते हैं. पोर्टफोलियो रिस्क मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका अगर वेरिएंस होगा तो स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट कट जाएगा. सही है. बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल्स टू वेट ऑफ फर्स्ट स्टॉक उसका स्क्वायर, उसका वेरिएंस का स्क्वायर, सॉरी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस वेट का स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब आपका वेरिएंस ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस ही होता है, प्लस 2W1 मतलब वेट 1 वेट 2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस 1 and 2. सही है. कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन ऑफ R and 1 और 2 मतलब स्टॉक 1 और 2 डिवाइड बाय उसका फॉर्मूला ये है, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक 1 and 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 1 and 2. अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3 पोर्टफोलियो का ढूंढना हुआ तो आप क्या करोगे. सही है. तो आप यही वेट 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर और विथ इस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेट 3 का. सही है, आपने कर लिया. 2 वेट 1 का मतलब यही. फिर आप क्या करोगे, वेट 1 वेट 2 कोवेरिएंस 1 और 2, वेट 2 वेट 3 कोवेरिएंस 2 और 3, फिर वेट 1 और वेट 3 कोवेरिएंस 1 और 3. मतलब आप सबका एक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 स्टॉक्स का. सही है. ये आपका क्वेश्चन 2 इस तरह से दिख रहा था. इसमें आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहे थे, जो आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो सम करोगे तो आपका एक्स का रिटर्न आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वाई का रिटर्न आ जाएगा. जो मैंने कैलकुलेटर बताया था इस तरह भी हो सकता है वो, और कैलकुलेटर कितना है वीडियो ज़रूर देखना. स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको निकाल लो, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया. अब कौन सा रिस्की है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगी वो ज़्यादा रिस्की है ना ऑफ कोर्स. जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तुम क्या कहते हैं इसके वो कर लेना. मैंने भी नहीं किया अभी तक, मुझे भी करनी है. इसका वो करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है. क्या ये हाई होता है तो उसका मतलब रिस्क ज़्यादा होता है या कम होता है, इसको तो फ़ौरन सर्च कर लेना जब भी वीडियो देखो. अब हम क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास 2 रिस्क फैक्टर्स गिवन है. सही है. ऑफ स्टॉक 1 एंड स्टॉक 2 ऑफ 2 सिक्योरिटीज़ A and B. फैक्टर्स 2 हैं A और B के. ये आपका लैम्डा नॉट है. लैम्डा का मतलब है रिस्क प्रीमियम, और ये आपका रिस्क फैक्टर है. सही है. तो सबसे पहले ना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर बोथ सिक्योरिटीज़ ढूंढना है. एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है बोथ सिक्योरिटीज़ का. तो उसका फॉर्मूला सिंपल होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वाई 1 बीटा 1 वाई मतलब लैम्डा लैम्डा 2 बीटा 2 और जितने लैम्डाज होंगे उसको लैम्डा मल्टीप्लाई बीटा. तो जो लैम्डा नॉट है ना वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बाकी सारे लैम्डा उसके बीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जैसे अगर लैम्डा 1 है तो A 1 से हो रहा है. अब जैसे फर्स्ट स्टॉक A, अगर हम स्टॉक A करते हैं. सही है. अब देखो लैम्डा नॉट 0.05 है, यहाँ से आ गया 0.05.
लेमडा 1 और बीटा 1, लेमडा 1 और बीटा 1, देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए वाला लेंगे, प्लस 0.04 लेमडा 2 ऑफ बीटा 2 1.4, देखो ए लिखा हुआ है तो 1.4 लिया, इसी तरह उसको प्लस किया तो स्टॉक ए आ गया आपका। इसमें देखो परसेंटेज में नहीं है तो उसको परसेंटेज में किया है। अब देख परसेंटेज का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखना है यार, याद से ख्याल रखना है। अगर मतलब कैलकुलेटर में अगर परसेंटेज मतलब अगर सवाल में परसेंटेज हो तो कैलकुलेटर परसेंटेज ज़रूर डालना, सही है, कैलकुलेटर में डालना है, कैलकुलेटर उसी हिसाब से उसको सॉल्व करे। अब स्टॉक बी है, अब ये बात याद रखो, जो जैसे वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, रिटर्न हो गया, ये परसेंटेज में ही होता है और ये 20-30% है, ऐसा नहीं है कि 300% तुम्हारा आ रहा हो, ये भी ख्याल करना। अब जैसे अब हम स्टॉक बी का पार्ट ए पर है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर बोथ सिक्योरिटी, अगर हम स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना चाह रहे हैं तो देखो लेमडा नॉट आ गया, ये लेमडा 1 है और ये बीटा 1 ऑफ स्टॉक बी 1.6 ये वाला आया है, देखो ये लेमडा 2 है पर स्टॉक 2 इसका आया है, देखो बीटा 2 बी का आया है 2.25, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब ना आपका दूसरा सवाल है, दैट इज़ कि सपोज सिक्योरिटीज़ करंट प्राइस गिवन है सिक्योरिटी ए की और बी की भी करंट प्राइस गिवन है और उसका डिविडेंड गिवन है, अगर डिविडेंड ये हो रहा है तो ना आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो पी नॉट इज़ ना योर करंट प्राइस, ओके, करंट प्राइस पी नॉट आपके पास गिवन है। P1 क्या है, P1 इक्वल्स टू आपका प्राइस नेक्स्ट ईयर, प्राइस नेक्स्ट ईयर, तो ये प्राइस नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है, तो प्राइस नेक्स्ट ईयर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत लंबा हुआ है, इसको सिंपल टर्म्स में ना हम इस तरह से करेंगे, हम सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, P1 इक्वल, ये सब कुछ काट दो, ये फजूल है, P1 इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस ई आर वही जो आपने माइनस डिविडेंड, यही ई आर जो आपने ना एक्सपेक्ट उसमें निकाला था, सही है। अब देखो 22.5 आपके पास आपका पी नॉट, आपको P1 निकालना है ना, P1 निकालना है, तो ये पी नॉट के पास गिवन था, मतलब टुडेज़ प्राइस गिवन थी 1 प्लस ई आर, ये स्टॉक ए की ई आर निकालता मैं पार्ट ए में, उसको माइनस किया 0.75 से, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका पास। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला आगे भी आएगा, देख लो इसको एक दफ़ा फिर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में ना सर ने असल में ना 3 क्वेश्चंस दिए हैं मिला के, सर ने भाई पहले कहा है 9.8 को समझो और इसी तरह ना आपके पास ना दूसरे जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पास समझ आ जाएंगे, 9.8 को समझते हैं यहाँ पर। तो ना अब ना हम 9.8 को समझ रहे हैं, सही है, लेकिन हम देख लो माइक चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऑफकोर्स चल रहा है। तो 9 क्वेश्चन देखो, ये 9, ये देखो इसमें ना सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स गिवन है, ओके, ऑफ डिफरेंट 4 तरह के रिस्क फैक्टर्स गिवन है, एक मार्केट का गिवन है, एक SMB, HML, MOM का मतलब मोमेंटम होता है, HML का मतलब होता है हाई माइनस लो, SMB का होता है स्मॉल माइनस बिग, ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सही है। ये इसके रिस्क फैक्टर्स गिवन है, सही है। ये इसका ना टाइम पीरियड गिवन है, ये टाइम पीरियड है, सही, ये टाइम पीरियड्स गिवन है अलग अलग, ये फैक्टर्स हैं उस टाइम पीरियड के। अब ये स्टॉक के नाम है, ये स्टॉक्स के नाम है, ये अगर अब ना 3 फैक्टर मॉडल कह रहे हैं, ये 3 फैक्टर मॉडल, तो इसमें 3 फैक्टर, इसमें से चारों में से 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, मार्केट आ रहा है, SMB आ रहा है, HML आ रहा है, तो इन तीनों के फैक्टर्स MSFT में इतने हैं, सही, MSFT में इतने हैं, मतलब MSFT स्टॉक है आपके पास। तो जब 3 फैक्टर मॉडल आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला समझ लो, जब आपके ये होगा बीटा, मतलब M का बीटा, ये आपका बीटा है और ये आपका लेमडा है, दिस इज़ योर लेमडा एंड दिस इज़ योर बीटा। देखो रिस्क फैक्टर प्रीमियम गिवन है ना, रिस्क फैक्टर प्रीमियम क्या बताया था मैंने, लेमडा होता है, और ये फैक्टर क्या होता है, ये बीटा होता है। तो बीटा मल्टीप्लाई बाय वाई एम, इसमें देखो लेमडा नॉट नहीं है, इसमें देखो बीटा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय वाई एम प्लस बीटा ऑफ SMB मल्टीप्लाई बाय लेमडा SMB प्लस बीटा ऑफ HML मल्टीप्लाई बाय लेमडा ऑफ HML प्लस बीटा ऑफ मोमेंटम प्लस लेमडा ऑफ मोमेंटम। ये 4 फैक्टर मॉडल है, 3 फैक्टर है होगा तो बस ये काट दोगे, बाकी 3 फैक्टर हो गया, आपका आना हो गया ना। अब देखो यही जो चीज़ है ना, ये एग्जैक्ट ये चीज़ मैंने यहाँ पे कुछ की हुई है,
सही है। अगर हम 3 फैक्टर मॉडल करते हैं, सही है, 3 फैक्टर मॉडल अब हम कर रहे हैं, सही है। तो ये हम कह रहे हैं MSFT के लिए, MSFT मतलब इसके लिए हम कह रहे हैं। तो ये हमने उसकी बीटा उठाया, ये ऊपर हमने इसका लैम्डा उठाया, प्लस इसका ये बीटा उठाया और ये इसका लैम्डा उठाया, ये इसका बीटा उठाया और ये इसका लैम्डा उठाया, प्लस किया, हर चीज़ प्लस किया, माइनस किया, 5.24 आंसर आएगा। इसी तरह 4 फैक्टर मॉडल में भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम MSFT के लिए करते हैं, अब देखो मार्केट है, मार्केट का ये है, SMB का बीटा ये सारे बीटास गिवन है, और इसी में ही ना तुम इसके सारे वो ले लो, लैम्डास ले लो। मोमेंटम का भी लैम्डा देखो 4.91 गिवन है, और देखो लैम्डा 4.91 ही उठाया है मैंने, सही है। 7.23 यही था, 2% था। ये लैम्डास हैं और ये बीटास हैं। बीटास हमने यहाँ से उठाए हैं, देखो ये 4 फैक्टर मॉडल है ना, 4 फैक्टर मॉडल, ये देखो 4 फैक्टर मॉडल, ओके। तो ये इस तरह से 9.8 होगा। इसी तरह से सॉल्व होंगे आपके बाकी के प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3। हम प्रॉब्लम 2 पे पढ़ते हैं अब। ये जो सवाल है ना, बड़ा स्केरी सा लग रहा है, बिल्कुल स्केरी नहीं है, बकवास सा वो है। ये 3 फैक्टर मॉडल गिवन है, ये ना आपका 4 फैक्टर मॉडल का लिटरली फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, सही है। उसके क्या कहते हैं, बीटास देखो गिवन है, सबके बीटास गिवन है, बीटास गिवन है ना, ये बीटास गिवन है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पीछे है ना फॉर्मूला, एक मिनट, सॉरी, फॉर्मूला ये देखो, ये फॉर्मूला है ना, बीटा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा प्लस ऑफ एवरीथिंग। तो देखो इसमें लैम्डास गिवन है, YM, SMB, HML सारे 4 फैक्टर मॉडल में देखो, M का मोमेंटम का भी गिवन है, तो ये सारे बीटास गिवन है, ओके, सारे बीटास गिवन है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि ना हमने ना जब ये वाले लैम्डास यूज़ किए थे ना, जब इसमें लैम्डास नहीं गिवन, बट ये कह रहे हैं हमने जब किए थे ये वाले लैम्डास यूज़ किए थे तो और ये वाले लैम्डास यूज़ किए तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे थे, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न आ रहा था, सही है। और 3 फैक्टर मॉडल और 4 फैक्टर मॉडल में हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे थे तीनों स्टॉक्स के, ये 3 स्टॉक्स के मैंने। तो ना अब पार्ट ए कह रहा है कि ना अब आप एक काम करो, सही है, यही सब कुछ यूज़ करो, और ना लैम्डास मैं आपको देता हूँ, ये लैम्डास है, ये लैम्डास डाल के देखो टाइम पीरियड 1980 एंड 2009 का क्या आंसर आ रहा है। तो हमने क्या, सही है। तो ये फॉर्मूला है इसको फॉर्मूला से फिर से पढ़ो, ये बीटा मल्टीप्लाई बाय YM प्लस SMB, मतलब ये पूरा आपका बीटा लैम्डा, बीटा ऑफ SMB, लैम्डा ऑफ SMB, बीटा ऑफ HNL, लैम्डा ऑफ HML, सही है। ये इसका जो ऊपर ये जो ER माइनस RFR है ना, इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न। और अगर आप पार्ट ए पढ़ते हो ना, देखो ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न, यही फाइंड करना है हमें। देखो अब ना देखो, अगर तुम सवाल को गौर से पढ़ो ना, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, एक 1 है और एक 2 टाइम, 1927 से 2009 है और 1980 से 2009 है। सारे ना लैम्डास गिवन है, 1927 के भी लैम्डास गिवन है, 1980 एंड 2009 के भी लैम्डास गिवन है। बस इसको प्लग कर देना है, बीटाज आपके सवा सारे यही हैं। पहले आप 3 फैक्टर मॉडल ये यूज़ करोगे। अब मैंने जैसे MSFT का ये वाला इक्वेशन ऊपर से ही उठाई है, ये सब कुछ गिवन था, ये फॉर्मूला में गिवन था। 1980 या 2009 के लैम्डाज ये थे, इस सवाल के अंदर ही गिवन है, देखो ये वाले, और आपका आंसर इस तरह से आ गया। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ ओनली फॉर 1 स्टॉक, एक स्टॉक है एक टाइम पीरियड के लिए। आपको ये 2 टाइम पीरियड के लिए 3 स्टॉक्स के लिए करना पड़ेगा, तो और फिर आपका पार्ट ए हो जाएगा। इसी तरह आपका 4 फैक्टर मॉडल है, अगर हम CXX के लिए करते हैं, अगर इस दफ़ा हम सेकंड टाइम पीरियड करते हैं, सही है। 4 फैक्टर मॉडल जो है ना आपका यहाँ से उठाएंगे। अब CSX है ना, तो ये वाली इक्वेशन उठाएंगे। कौन सी वाली, ये वाली, सही है। सारे बीटास गिवन है, देखो बीटास गिवन है, और लैम्डास का है पार्ट बी। अगर तुम देखो लैम्डास, अगर हम पहला पार्ट का करते हैं तो ये सारे लैम्डास गिवन, मोमेंटम गिवन है और मोमेंटम गिवन है, बाकी लैम्डास नहीं गिवन, तो बाकी लैम्डास आप पार्ट ए के यूज़ करोगे। और इसी तरह टाइम पीरियड 2 के मोमेंटम यही गिवन है, मतलब लैम्डा मोमेंटम गिवन है, बाकी लैम्डास आप पार्ट के ए के यूज़ करोगे, सही है। तो आपने किया, क्या कहते हैं, आपने प्लग इन की सारी वैल्यूज़,
ये जो बाकी लैम्डास की वैल्यूज़ थी वो आपने पार्ट ए से ही उठाई। लैम्डा मोमेंटम गिवन था आपके पास, सेकंड टाइम पीरियड का आपने किया और क्या CSX का रिजल्ट आ गया। यही भी अगेन आप 2 टाइम पीरियड्स के लिए 3 स्टॉक्स के लिए करोगे, सही है। अब हमारे पास क्या आ गया, सारे रिजल्ट आ गए हमारे पास। अगर तुम क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ो, ये देखो उन्होंने कहा था कि हमने ये लैम्डा जब यूज़ किए थे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आए थे हमारे पास 3 फैक्टर के लिए और 4 फैक्टर के हमारे पास ये आए थे। तो उन्होंने बेंचमार्क ये बनाया था। तो बेंचमार्क रिज़ल्ट ये 3 और 4 फैक्टर मॉडल के लिए, और कंप्यूटेड रिटर्न हमने जो कंप्यूट किए हैं वो डिफरेंट, देखो 2 टाइम पीरियड गिवन है अलग अलग। 3 फैक्टर का 2 है, 4 फैक्टर की भी 2 हैं, 2 अलग टाइम पीरियड आंसर्स भी हैं, तो उसको तुम कंफर्म कर सकती हो। इसकी वीडियो भी है, वो भी तुम देख सकती हो, सही है। तो अब पूछ रहा है कि मतलब क्या सीन है भाई। पार्ट सी इज आस्किंग यू डू द कंप्यूटर रिटर्न्स मेक सेंस एंड डू यू सी एनीथिंग वियर्ड। तो भाई you observe among 3 stocks the expected return that we have calculated in part A and part B makes sense. CSX was consistent on both periods. तो इनकन्सिस्टेंट रहा both periods में, कभी हाई था कभी लो था इनके मुताबिक। ChatGPT ने ये कहा है तो ChatGPT का भी पढ़ लो। पार्ट डी ये है, नहीं सॉरी, ChatGPT ने पार्ट सी के बारे में ये कहा है, ये पढ़ लो। इतना मतलब सिर्फ ये सब्जेक्टिव थ्योरी है। और पार्ट डी इज जस्ट थ्योरी, वुड फैक्टर बीटा स्टे कांस्टेंट ओवर टाइम, सो नो इट वॉन्ट, बिकॉज एवरीथिंग डे मार्केट चेंजेस, इन्वेस्टर बिहेवियर चेंजेस, बिजनेस मॉडल चेंजेस। तो मतलब बीटा जो रिस्क फैक्टर है हमेशा आपका चेंज होता रहता है कंपनी का। और ये उस वीडियो से पार्ट डी है और ये ChatGPT का पार्ट डी है। तो वो पार्ट डी से एक थ्योरी का क्वेश्चन है, बस वो पूछ रहे हैं। तो आप यू सी दिस इज प्लस माइनस इज नथिंग एल्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है जो सर ने कहा था करने के लिए, अब हम ये कर रहे हैं यार। अच्छा थ्योरीज जो है ना वो प्लीज़ खुद पढ़ लेना, ओके। अच्छा अब ना हम इस पे आते हैं, क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जब आपके पास यही स्टॉक्स गिवन है, उसके लैम्डास देखो, ये गिवन है लैम्डा और ये उसके बीटास गिवन है, मार्केट के बीटास, मैक्रो 1 की बीटा, मैक्रो 2 की बीटास, ये स्टॉक्स के बीटास गिवन है, सही। पार्ट ए जो है ना हमसे एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है, नॉट एक्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर एक्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा होगा ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला। लेकिन अब तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे। तो हम क्वेश्चन हम पार्ट ए पढ़ते हैं कि वो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द 3 स्टॉक्स यूज़ कर लो, उससे मार्केट का रिस्क फैक्टर यूज़ करो, उससे मार्केट का ये वाला रिस्क फैक्टर यूज़ करो और लैम्डा ये वाला यूज़ करो। इन दोनों को भी इग्नोर करो, सही है, इन दोनों को भी इग्नोर करो। हम कर देते हैं भाई, रिस्क फ्री रेट ये है आपके पास। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है तो हम कैपएम मॉडल यूज़ करेंगे। मतलब कैपएम ये देखो फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू RF प्लस बीटा ऑफ M और लैम्डा ऑफ M, सही है। इसमें RM माइनस RF नहीं है, तो ये लैम्डा ऑफ M है ये फार्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द फार्मूला, ओके। पॉज इट एंड वॉच इट अगेन इफ यू गेट कंफ्यूज्ड। सो दिस यू यूज़ दिस बीटा, यूज़ दिस लैम्डा, ये रहा आपका बीटा, ये रहा आपका लैम्डा, यू फाइंड द वैल्यू फॉर QRS। इसी तरह यू फाइंड द वैल्यू फॉर TUV एंड WXX। अब वही पूछ रहा है कि भाई, अब ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगो। अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहे हैं, एक्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं बोल रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढो 3 स्टॉक्स का, ऑल 3 रिस्क फैक्टर्स का यूज़ करके। तो फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, RF बीटा मार्केट लैम्डा मार्केट मल्टीप्लाई हो रही है, बीटा मैक्रो लैम्डा मैक्रो मल्टीप्लाई प्लस बीटा मैक्रो लैम्डा मैक्रो मल्टीप्लाई, RF प्लस होगा, सही है। तो इसी तरह आप QRS के लिए निकालोगे, ये आपके पास, एक मिनट, ये आपके पास क्या कहते हैं बीटास गिवन है, ये आपके पास लैम्डास गिवन है, सही है। ये इसी तरह आप प्लस माइनस करके निकाल लोगे खुद ब खुद, ओके। ये आपका पार्ट सी है, ये थ्योरी है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एस्टिमेट्स फ्रॉम अ सिंगल फैक्टर एंड दोज फ्रॉम द मल्टीपल फैक्टर्स, और कौन से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो सिंगल फैक्टर का आप जब हम निकालोगे पार्ट ए के जो रिटर्न्स ये सारे कंपेयर करोगे ये सारे, और बोल रहे हैं कि पार्ट बी के सारे रिटर्न से कंपेयर करो। तो ये सिंगल फैक्टर के ये हैं, मल्टी फैक्टर के ये गिवन है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल कौन से, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल। तो ये लिखा हुआ है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल मल्टी फैक्टर मॉडल्स हैं, उसके रीजंस लिखा हुआ है, ये पढ़ो एक दफ़ा।
बिकॉज ऐसा होता है, इसमें ये लिखा हुआ है सिंपली कि मल्टी फैक्टर जो मॉडल है ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उस पर सिर्फ मार्केट का रिस्क अफेक्ट करे, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो शॉक्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं मार्केट की प्राइस को. If the additional factor truly represents systematic risk, the multi-factor model is more appropriate. उसके बाद पार्ट डी पूछ रहा है कि मैक्रो 2 जो है आपकी जिसका लेमडा जो रिस्क प्रीमियम है 0.6% है, वो क्या आप शो कर रहा है, और गिवन द एस्टिमेट फैक्टर बीटा इज इट इज़ रियली रीजनेबल टू कंसिडर इट इज़ अ कॉमन रिस्क फैक्टर. तो उसका आंसर ये है. जब वो ज़्यादा रिस्क मांग रहा है मतलब जो भी है, मुझे खुद इतना ख़ास समझ नहीं आया, ये इसको मुझे पढ़ना है अभी. ओके, ये थ्योरी है. अब ना हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. ये ना सर ने नहीं कहा, ये सर हैज़ नॉट गिवन दिस. ओके, हैज़ नॉट गिवन दिस. सो वी आर गोइंग एन एक्स्ट्रा स्टेप एंड एक्स्ट्रा माइल फॉर फाइनल्स. ओके, सो दिस इज़ आवर स्टॉक. इसकी बीटाज गिवन है, इसका रिस्क फ्री रेट गिवन है, इसके लैम्डाज आई कैन नॉट सी. तो कैलकुलेट द लेवल ऑफ फैक्टर रिस्क प्रीमियम. अरे फैक्टर रिस्क प्रीमियम मतलब लैम्डा. ये बोले लैम्डा ढूंढ के दिखाओ मुझे. अच्छा, मतलब बीटाज दे दिए हैं और ये दे दिया है, आरएफ भी दे दिया है मुझे. अब बीटा, अब लैम्डा ढूंढ के दिखाओ. अब देखो इसने मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ लिख लिया हमने, और रिस्क फ्री रेट भी लिख लिया हमने 5% है, और बीटा भी लिख लिया हमने. जो बीटाज ये बीटा ऑफ लैम्डा 1 मतलब ये बीटाज तो लैम्डा 1 स्टॉक डी और स्टॉक ई के देखो अलग अलग इक्वेशन है. स्टॉक ई ये है, स्टॉक डी ये लिखा हुआ है. और ये हमने 3.4 हमने ये स्टॉक डी का लिया, 2.6 हमने स्टॉक 2.6 का लिया. तो ये अलग अलग इक्वेशन हैं, इसको प्लीज़ याद रखना. EQ1 EQ2 सही है, अलग अलग इक्वेशन हैं. सही है. तो मतलब अब ये 5 जो है उसको इधर लेके जाओ, जाहिर सी बात है, तो आपके पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी. सही है. तो अब आप लैम्डा 1 किस तरह निकाल, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप लैम्डा निकाल लो. मैंने इक्वेशन 2 को ऐसे इस वाली इक्वेशन को यहाँ लेके एक तरफ इसको लैम्डा को किया, और लैम्डा को फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया. आहिस्ता ही किया मैंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है. अब ये मैंने ये किया था, फिर ये वाली इक्वेशन को ना मैंने ऊपर इक्वेशन पुट कर दिया ये देखो. अब फिर एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एलसीएम ले लिया. एलसीएम 2.6 आ गया. सही है. यहाँ तो 2.6 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लिया है. फिर आपके एलसीएम किया, थोड़ा और सब्स्टिट्यूट किया, तफरियाँ की, लैम्डा 2 आ गया. ये लैम्डा 2 दूसरी लैम्डा 2 है, इस इक्वेशन पुट कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो. मैंने भी इस तरह ही किया है, आपके पास लैम्डा 1 भी आ जाएगा. सही है. तो आपका पार्ट ए हो गया. पार्ट इज़ आस्किंग यू टू फाइंड लैम्डा एंड यू फाउंड योर लैम्डा. पार्ट बी क्या है. अच्छा, पार्ट अभी जब मैंने P0 और P1 का फॉर्मूला बताया था ना, तो वो वापस से दोबारा यूज़ हो रहा है. तो लेट्स लुक एट पार्ट 2. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मज़े का क्वेश्चन. आई थिंक इट कैन कम. इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो ये आ सकता है. 2 इक्वेशंस बनाई ना इस पर हमने. तो 1 year, you expect that in 1 year the stock prices for stock D and E will be 55 and 36. तो 1 year के बाद है, तो ये P1 होगा. मैंने अभी सॉल्यूशन नहीं लिखा, तो मुझे पता है 55 और 36 ये P1 होंगी ऑफ स्टॉक D और E. और ये एक्सपेक्टेड नाइदर डिविडेंड नहीं, नो डिविडेंड है. तो वो बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ ई स्टॉक टुडे का क्या बताया था, P0 होता है. टुडे मतलब प्राइस टुडे पूछ रहा है. सही है. और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप पार्ट ए वाले यूज़ कर लो, जो आप पार्ट ए वाले नहीं मतलब ये वाले यूज़ कर लो आप. तो P0 का फॉर्मूला क्या है, ये है P0 का फॉर्मूला. P0 इक्वल्स टू P1 प्लस P आ रहा है. सही है. अगर साइड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर वाज डिविडेंड प्रेजेंट. अभी तो डिविडेंड 0 है, अगर डिविडेंड प्रेजेंट होता तो P1 के अंदर ऐड हो जाता. सही है. तो ये फार्मूला ज़रूर याद करना, ये वाला फार्मूला. ओके. तो इस तरह आप करोगे, वो पुट करोगे, आपके पास P0 आ जाएगा डी एन ई. सही है. अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इफ़ लैम्डा इंक्रीजेज बाय 0.25% लैम्डा 1. तो लैम्डा 1 हमने निकाला था ना,
सॉरी तो पार्ट सी इज़ आस्किंग अस what will happen if the risk premium for factor 1 मतलब lambda 1 increases by 0.25%. तो what are the new expected returns? तो अगर lambda 1 बढ़ दिया, सही है, तो हम वो ये हमें फार्मूला तो पता है, फार्मूला मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मुझे पता याद हो गया था, तो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, क्या था, सही है, ये था आपका फार्मूला, ई आर का फार्मूला ये है, इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ लेमडा एम बीटा एम प्लस आपका मतलब बीटा 2 और लेमडा 2, सही है, यही किया है हमने। देखो लेमडा 1 को बढ़ाया 0.25 से, लेमडा 1 इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था लेमडा 1 को बढ़ाओ, 0.25 से बढ़ाया हमने 2.75 कर दिया, तो स्टॉक ई पे क्या फ़र्क पा रहा है, और इसी तरह ये कर दिया, सही। ये बीटा लिखा हुआ है, ये 5 नहीं लिखा हुआ है, 5 लग रहा है लिटरली, बीटा प्लस बीटा 2 और y2, सही है। ये बीटा 1 और बीटा 1 तो आप देखें यहाँ से आए, यहाँ ये निकाल यूज़ किया हमने डी और ई के लिए, और लेमडा जो है हमने कौन सा यूज़ किया, लेमडा जो हमने पार्ट ए के निकाला, क्योंकि लेमडा गिवन नहीं था इसके अंदर, और सी में सिनेरियो ये था कि लेमडा 1 आए जो है बस वो पहले एक से बढ़ रहा है। अब पार्ट डी इज़ आस्किंग इट्स कि भाई अब पी नॉट क्या होगा, अगर आपका लेमडा 1 भी बढ़ गया, लेमडा 1 बढ़ गया है, लेमडा 1 0.25 से बढ़ गया, तो क्या हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में चेंज आया है, तो आप क्या करोगे, वही फार्मूला, यही फार्मूला है ना, आप यही यूज़ करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना वो पार्ट सी वाले यूज़ करोगे, सही है, दैट इज़ इट। और फिर उस पर बस ये कि देयर इज अ माइनर चेंज इन बोथ स्टॉक्स, बोथ हैव फॉलन, दिस इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स अर्न हायर एक्सपेक्टेड रेट, सही है। तो ये थ्योरी है, ये बस ऐसा ही हो रहा है कि पार्ट डी बस यही पूछ रहा था कि अगर देखो इंक्रीज़ इन फैक्टर रिस्क प्रीमियम आ रहा है, तो प्राइजेज़ और फ्यूचर प्राइजेज़ एक्सपेक्टेशन सेम है, मतलब P1 की प्राइजेज़ आपकी सेम रहेंगी, तो व्हाट विल बी नेसेसरी इन द करंट स्टॉक प्राइजेज़, मतलब टुडेज़ करंट स्टॉक प्राइजेज़, पी नॉट आपका क्या होगा, तो बस वही हमने कर लिया पार्ट डी में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन है जो सर ने नहीं दिया, ये हम ना अपने तरीके से रिवाइज़ कर रहे हैं। ये ना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, सही, ये ना आपके ये 3 स्टॉक्स हैं, ये ना आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला गिवन है, ये आपके जो मैंने काटे हैं उनकी बीटास गिवन है, ये आपका लेमडास गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको प्राइस नेक्स्ट ईयर निकालनी है, तो आपको P1 निकालना है, और आपके पास करंटली सेल फॉर P मतलब डिविडेंड 0 है, करंटली सेल फॉर $30 का P नॉट इज़ 30, आपको P1 निकालना है। तो P1 का जो फार्मूला है ना, P1 का फार्मूला है P1 इक्वल्स टू P नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ER, ओके, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ER, सही है, दैट इज़ योर फार्मूला। अब अगर डिविडेंड होता है तो माइनस डिविडेंड आ जाता है। अब आप ये प्लीज़ मेक श्योर कर लेना, या चेक कर लेना कि माइनस डिविडेंड यहाँ पे आएगा या ये ऐसे करके आएगा 1 प्लस या P नॉट माइनस डिविडेंड होगा, या इसके मल्टीप्लाई आने के बाद डिविडेंड आएगा, प्लीज़ इसको कंफर्म कर लेना, फिर मुझे भी बताना, ओके। अब आपके पास P1 निकालना है, P नॉट गिवन है, ER निकालना है अब आपको, आपके पास लेमडास गिवन है, तो अब यही लेमडास ना इनपुट कर दो कि इस इक्वेशंस के अंदर, तो आपके पास ER भी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ जाएगा, सही, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा आपके पास, इस तरह से आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। आपने फिर इस तरह एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया आपके पास, ये अपने लेमडास पुट कर लिए इस इक्वेशन के अंदर, ये वाला फार्मूला यूज़ किया आपने जो क्वेश्चन में गिवन था, पहले P1 का फार्मूला किया, P नॉट में आ गया। अब आपके पास पार्ट बी पे आते हैं हम, सही है, P1 का फॉर्म P नॉट गिवन था, ER निकाला है आपने, क्या P1 आ गया, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन है इन प्राइसेस की P1 की। अब ना हम पार्ट बी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के, विच टॉक्स अबाउट कि ना भाई कि अगर एक स्टॉक है, अगर नेक्स्ट ईयर जो इनकी स्टॉक की प्राइसेस हैं ये होती हैं, मतलब इमेजिन करो ये होती हैं,
तो ना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट और आर्बिट्राज एक स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि, और फिर मतलब एक डेमोन्स्ट्रेट आर्बिट्राज इन्वेस्टमेंट करो, और फिर ना हमें उसका प्रॉफिट बताओ। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज इज़ बेसिकली वेयर यू मेक प्रॉफिट विदाउट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप इधर उधर से चीज़ें इधर उधर ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमा लेते हो। सही, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, ये जो प्राइसेस गिवन है हमारे पास मतलब एक्चुअल प्राइसेस गिवन है, क्योंकि एक्चुअली लिखा हुआ है। और जो ने पार्ट ए में निकाली है ना, वो एक्सपेक्टेशन प्राइसेस थी। तो एक्चुअल प्राइसेस ये आ गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये आ गई। अब देखो, एक्सपेक्टेड प्राइसेस जब हायर हैं और फ्यूचर प्राइसेस लोअर हैं, आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था और असल में कम है प्राइसेस, तो ये स्टॉक अंडर वैल्यू और आप उसको सेल करोगे। आपका डिसीजन होगा सेल करने का। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस हाई है और एक्सपेक्टेड प्राइस लो है और एक्चुअल प्राइस हाई है, तो आप बाय करने का ऑप्शन करोगे आप। तो इसका डिसीजन रूल बहुत सिंपल लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हायर देन एक्चुअल, एक्सपेक्टेड प्राइस तो आप सेल करोगे। एक्सपेक्टेड प्राइस हाई है और एक्चुअल प्राइस लो है, तो आपने सेल किया, राइट। ये आपका डिसीजन रूल आ गया। सेल बाय सेल। ये आपके पास बीटाज हैं ऑफ योर स्टॉक ABC। बीटाज हमने कहाँ से निकाले? इस इक्वेशन से निकाले जो मैं काट रहा हूँ, यहाँ से इक्वेशन हमने इसको बस सजा के लिख लिया है। ओके, आर गोल इज़ टू मेक अ ज़ीरो रिस्क पोर्टफोलियो वेयर WA + WB + WC इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दैट इज़ आवर गोल, and we want to make sure that we design our portfolio in a way that we are not affected by the stocks beta, मतलब इससे अफेक्ट नहीं हो। तो हमारा एक्सपोजर जो फैक्टर 1 हो, इस फैक्टर 1 to 0, फैक्टर 2 में भी 0 हमारा हो। तो हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, 1.1 WA + 0.7 WB + 0.3 WC। ये जो 1.1 0.7 0.3 ना यहाँ से है, और ये WA WB WC आ गया। बीटा 2 की भी आप इस तरह से इक्वेशन बना लो कि आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आएगी। ये आप मतलब आरिया की पहली इक्वेशन हो गई WA WB + WC। ये आपकी बीटास के साथ इक्वेशन 2 हो गई, और ये बीटा 2 के फैक्टर 2 के साथ ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। फिर आपने WC को ऐसे अलग करके लिख लिया ऐसे करके, फिर WC आप पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, आपके पास WA आ जाएगा। WA की जो वो है उसको आप इसके अंदर वापस पुट करोगे तो WC आ जाएगा। तो WA और WC आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम अजम्पशन करते हैं कि अगर WB 2 हो, अगर हम अज्यूम करते हैं WDQ 2 हो, तो क्या करेंगे हम? तो WB 2 मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 1 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 1 ही होता है। और हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक B को हम बाय कर रहे थे, तभी ये डिसीजन रूल ज़रूरी था। क्या हम स्टॉक B को बाय कर रहे थे? देखो, स्टॉक B को बाय कर रहे हैं, स्टॉक C को सेल कर रहे हैं, और स्टॉक C को भी सेल कर रहे हैं। A और C को सेल कर रहे हैं, B को बाय कर रहे हैं। तो हमने बाय 2 शेयर्स ऑफ B, या आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी है 2 शेयर ऑफ B बाय करेंगे और A और C को सेल करेंगे या शॉर्ट करेंगे। सेल और शॉर्ट एक ही बात होती है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बिकॉज आर्बिट्राज में इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज भी ज़ीरो। तो अगर आप स्टॉक के प्राइसेस की P0 जो आपका गिवन था पार्ट ए के अंदर, दैट वाज 30 फॉर ऑल 3 स्टॉक्स। ऑल 3 स्टॉक्स की प्राइसेस 30 थी। तो आप बीटा आपने B2 लिए थे तो 60 हो गया, आपने बाय किए थे, ये आपने A 30 का बेचा था, C भी 30 का बेचा था, तो 60 - 30 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपका आ गया। अब आपका प्रॉफिट आना चाहिए। आपने दो B के लिए थे 35 की प्राइस पे लिए थे, A का 31.5 पे बेचा था, C का 30.5 पे बेचा था। 70 - 31.5 - 30.5 आपका $8 प्रॉफिट आ गया। ये जो प्राइजेज़ आ गई ना, ये आपके पास ये देखो यहाँ पे गिवन है, ये पार्ट B के अंदर। और बस यही है, और ना और कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब इसमें समझ नहीं आया तो रट्टा मार लो, और कोई ऑप्शन है नहीं। और बस B को बाय कर रहे हैं, A और C को सेल कर रहे हैं। वो कैसे पता चला? वो ये वाली टेबल ड्रॉ करके पता चला, और ये टेबल ड्रॉ किया हमने, और ये हमारा डिसीजन रूल था। बस ये आपकी वीडियोस होगी।